सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम करेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। भाई ये वृत्त है, ये किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा है तो ये केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को, और उस बिंदु को बेटा जी हम सब जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिल्कुल आसान। जहाँ रेखा स्पर्श करे वो स्पर्श बिंदु, जहाँ रेखा प्रतिच्छेद करे वो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक बिंदु क्यू है भाई, ये क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू बिंदु से ही वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या इन चारों में से कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है भाई, ये एक हमारे पास सर्कल है, वृत्त है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्यू है और क्यू से भाई हमने ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरफ से अच्छे से खींचती है। ये देखिए, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। मान लीजिए ये पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हो गई 24 सेंटीमीटर। ये अगर वृत्त का केंद्र O है तो ये जो केंद्र से दूरी है, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या तो हमने निकालनी है, तो ये दूरी बेटा कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और ये वृत्त की त्रिज्या है R, जो हमने निकालनी है। वी ऑल नो, हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस वजह से जो ये ट्रायंगल OPQ बन रहा है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। तो हमें पता है कि कर्ण का वर्ग यानी 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग जमा R स्क्वेयर। 25 का हो जाता है 625, 576 प्लस R स्क्वेयर। जब आप इसको इधर लाकर घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा, इज इक्वल टू R स्क्वेयर। जब आप बोथ साइड्स अंडर रूट करेंगे तो R कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। वैसे भी जब मैंने आपको रिवीजन कराया है तो मैंने आपको कुछ बताए थे ये आपके राइट एंगल ट्रायड की भाई जैसे 7, 24 और 25 का पेयर हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। 3, 4 और 5 बताया था मैंने आपको। 12, 13 और 5 इनका पेयर भी आपका क्या बनाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो वैसे तो ये वर्बल क्वेश्चन है, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। जब हमें दिख रहा है कि ये स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है, ये दूरी 25 है, तो ये ऑब्वियसली आपकी कितनी आने वाली है? 7 आने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आकृति में ये आपकी आकृति है, इसमें एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये DE रेखा BC के क्या है भाई? समानांतर है। तो हमने EC यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है। जब भी ट्रायंगल का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो अप्लाई हो जाती है। और उस थेल्स थ्योरम का बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को 2 अनुपातों में बांटती है, तो ये अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। इट मीन्स AD बाई DB, यहाँ से यहाँ हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। क्लियर? तो AD कितना है? 2, DB कितना है? 4, ये AE कितना है? 1 और EC हमने फाइंड करना है। सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हमारा आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। R पर गुणा कर दो, EC को 1 से करोगे EC और 2 को 1 से करोगे तो 2। तो आपकी जो EC की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को फटाफट करने के लिए आपको सारे टर्म्स, सारी जो फॉर्मूला है, थ्योरम है, रिजल्ट्स हैं, सब वर्बल याद होने चाहिए।
नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 के हैं। बिंदुओं -1 -1 और -4,4 के बीच की दूरी खाली स्थान है। हम सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हम कर चुके हैं। अगर ए कोई बिंदु है, देखिए मैं फिर भी बार बार आपको यहाँ पर सारी बातें रिवाइज करवाने के बाद ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ए एक बिंदु है x1 y1, बी दूसरा बिंदु है x2 y2। तो हमें पता है कि उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते थे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर। अब आपके पास पहला पॉइंट क्या है, -1 और -1। ठीक है भाई, हम 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है, -4 और 4। तो x1 -1 है, y1 भी -1 है, x2 -4 है और y2 आपका +4 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए -4 -1 डबल माइनस, तो -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -1। एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। एक टर्म माइनस की है, एक प्लस की है, डिफरेंस आ जाएगा। तो -4 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर और बेटा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 का अंडर रूट। और 34 जो है एक वो कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे और ये जो आपका आंसर है वो रूट 34 आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी हमारा निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र पर आधारित है। वह अनुपात निकालना है जिसमें बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से। तो फटाफट से हम इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। भाई ये एक रेखाखंड है, इसका एक सिरा a है जिसके निर्देशांक 1 और -5 है। मान लीजिए दूसरा सिरा b है, इसके निर्देशांक -4 और 5 है और हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ एक बिंदु है, कहीं भी लगा लीजिए, c बिंदु है जो इसको किसी अनुपात में बांट रहा है। तो जनरली हम अनुपात को k/1 लेके चलते हैं अगर हमें अनुपात निकालना है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने की है कि x अक्ष विभाजित कर रहा है, x अक्ष यानी ये C बिंदु x अक्ष पे से जा रहा है और जब कोई बिंदु x अक्ष से जाता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। अगर वो y अक्ष से जाता है तो उसके निर्देशांक 0, y होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना विभाजन सूत्र लगाकर, हमें तो जस्ट k की वैल्यू निकालनी है और विभाजन सूत्र क्या कहता है, x बराबर है m x1 + n x2/m + n या m1 m2, आपका मुझे ध्यान नहीं, मैंने m1 m2 कराया होगा शायद, तो ये आ जाता है। और y के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। क्लियर। तो हम यहाँ केवल और केवल y वाला पार्ट लेके चलते हैं। तो ये y वाला पार्ट ले लीजिए, y वाला निर्देशांक ले लीजिए। 0 बराबर है k × 5, ध्यान देंगे k × 5 + 1 × -5 और भाई डिवाइडेड बाय k + 1। k + 1 को लेफ्ट में ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 5 को k से करोगे 5k जमा घटा का 5, इस 5 को भी इधर ले आओ तो जमा का हो जाएगा 5k बराबर है 5, 5 से 5 कट जाएगा, k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई। हमने तो अनुपात निकालना है, अनुपात हमने क्या माना था, k/1, k की वैल्यू खुद 1 आ गई तो अनुपात आ गया 1/1 और 1/1 का मतलब ये बिंदु मध्य बिंदु है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं। आगे भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला पर ही है, तो मैं ये जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ से इरेज नहीं करूँगी। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है भाई, वहाँ अनुपात निकालना था। ठीक है, निर्देशांक के नाम पर हमें ये हिंट दे रखा था कि वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। यहाँ हमें निर्देशांक निकालने हैं, अनुपात दे रखा है। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं 4, -3, ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ए है, ये है 4, -3
और बी कितना है भाई हमारा 8,5। ध्यान दें, जो बिंदुओं इस ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, यहाँ कहीं बिंदु सी है और इसको 3:1 में बांटता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करें। आपके क्लास में आंतरिक रूप से ही आता है 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये आंतरिक रूप से क्यों लिख दिया है। अब ये बिंदु हमने निकालना है x और y, तो ये आपके सामने फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ध्यान देंगे m1 x ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया भाई, m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 3 × 8 प्लस 1 × 4 बाय 3 + 1, 8 × 24 जमा 4/4, 28/4 और ये कितना आ गया 7 आ गया x का मान। y m1 y2 3 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 3 × 5 कितना हो गया भाई 15 जमा 1 × -3, तो भैया तो माइनस का 3 आ गया /4, 12/4 3, x 7 और y 3 और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो x 7 और y 3, यहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा क्योंकि ये 3 और 7 दे रखा है। तो बेहद आसान क्वेश्चन। आगे फिर एक दूरी सूत्र का क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। x अक्ष पर वह बिंदु, देखिए x अक्ष यहाँ आया था, अब x अक्ष फिर यहीं आ गया है। एक ही पेपर में 2 बार ये टर्म यूज हो रही है, तो आपको अपने माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें x अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो उसके निर्देशांक में हमेशा y का मान 0 लेते हैं। क्लियर? तो x अक्ष पर वह बिंदु जो कि 2,-5 a ले लिया हमने, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। एक बिंदु b ले लिया -2,9। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। एक बार फटाफट से फिर से रीड करती हूँ। x अक्ष पर वह बिंदु जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ हो, वो इनमें से क्या होगा। मतलब हमें a और b ये 2 बिंदु दे रखे हैं और हमें x अक्ष पर ही, ये x अक्ष अगर हमारा है और ये x डैश है, तो इसी पर हमें कोई बिंदु मान लीजिए p निकालना है। अभी मैंने बताया x अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 और इस p पर कंडीशन क्या है कि p की a से दूरी और b से दूरी बराबर है। तो हमें ये पता है कि pa PB के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका P बिंदु हमने x, 0 लिया है क्योंकि वो x अक्ष पर है। तो अब हम इस सवाल को यहाँ फटाफट से करते हैं। तो PA बराबर है PB है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x - 2 का स्क्वायर, ध्यान देंगे, जमा 0 - 5, तो बेटा ये हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है PB x घटा 2, ये बन गया x जमा 2 का स्क्वायर जमा 0 घटा 9 यानी कि घटा 9 के स्क्वायर का अंडर रूट। अगले स्टेप में हमने दोनों तरफ स्क्वायर करना है, अंडर रूट हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब नीचे सॉल्व कर रही हूँ। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर जमा 4 घटा 4x और 5 का वर्ग बन गया 25 और ये बन गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x जमा 81, अंडर रूट मैंने पहले ही हटा दिया है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। ध्यान देंगे ये 25 यहाँ है और उस 81 को भी इधर ले आइए, माइनस का हो गया। ये 4x राइट में था और इस 4x को अब मैं राइट में लेके जा रही हूँ। तो 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 और 8x, और जब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 8 7 56 -7 आएगी। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो पॉइंट P निकालना है। तो पॉइंट P में x -7 आ गया और y 0 आ गया और हमारा जो राइट आंसर है वो ये बी पार्ट आ जाएगा। आंसर में ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी कि भी हम x अक्ष पर पॉइंट ले रहे हैं तो y की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 आएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सीकेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से है, चैप्टर नंबर 8 से है। तो सीकेंट थीटा, ये चैप्टर वाइज ही आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं लगभग। तो सीकेंट थीटा अगर हमारा 13/12 है तो साइन थीटा ज्ञात करें। देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको वो अपना ध्यान रखना है साइन कोस टेंजेंट का। तो
ये क्या होता है हमारा, कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा होता है b/h। तो ये हमारा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए h और b का रेशो हो जाएगा। इट मीन्स h यानी हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, बेस हमारा 12 है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कितना आएगा, 5 आएगा। वर्बल क्वेश्चन है क्योंकि 169, 13 का स्क्वायर 169 घटा 12 का स्क्वायर 144, आप करोगे 25, 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं मिल गई। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, किस किस का अनुपात होता है, ये होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो ये हो जाएगा 5/13। तो आप अपना आंसर जस्ट 5/13 लिख कर आएंगे। तो ये 28 क्वेश्चन थे। आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, साइन 60 कोस 60 टेंजेंट 60 या साइन 30। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टर्म को अब हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी होती है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 30 डिग्री। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 30 का मतलब टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2/√3 और यहाँ ध्यान देंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वेयर और √3 का स्क्वेयर, 3 1 जा 3, 4/3। डिनोमिनेटर में आपका 4/3 आ जाएगा। 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। और जब आप इसे रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। 2 2 जा 4 और √3 से 3 को कट करते हैं तो √3 आ जाता है। तो ये आपका आ गया √3/2। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने अपनी सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारा आंसर √3/2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है या ध्यान है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये जो हमारा आंसर है ये कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। एक बात का आप ध्यान रखें, ये मैं आपको अपने रिवीजन लेक्चर्स में सारा अच्छे से बता चुकी हूँ। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत डीपली सभी क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो ये 30th क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 इंटू टेंजेंट 45 डिग्री का होल स्क्वेयर प्लस कोस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वेयर माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर। और इन्हें सॉल्व कर दीजिए। ये 1 होती है वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। दोनों वैल्यू सेम है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्लस की एक माइनस की, काट दीजिए, 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप 2 लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्या खंड के कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बेहद आसान है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा 60 डिग्री है और पाई की उसकी आर की वैल्यू 14 है। तो ये हो जाएगा 60/360, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वेयर यानी आर की वैल्यू को 2 बार पुट करना है। तो ये हो जाएगा 14 गुना 14, 0 से 0, 6 6 36, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, 3 से ये कैंसिल हो चुका है भाई 7, तो 3 से ना 22 कटता है ना 14, तो 14 दूनी 28 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 308/3 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पार्ट सी। आगे चलते हैं, ये फिर से वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। मैं पढ़ रही हूँ, स्टेटमेंट ध्यान देंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई जब भी घूमती है वो वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो ये जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई है ये उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाती है। और आगे देखें, इस सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल। हम इस बात को कई बार कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी की सुई जो 1 मिनट में एंगल बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है। तो 15 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90। तो एक तरह से अगर ये घड़ी है और 12 पर सुई है तो थोड़ी देर के बाद वो इस पर 3 पर आ जाएगी। तो ये पाथ उसने डिस्क्राइब किया है जो कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग है।
1/4 है ये वृत्त का क्षेत्रफल का। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्या है कि घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए भाग का क्षेत्रफल वो एक त्रिज्या खंड बनेगा। अदरवाइज आप उसे अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो, 90/360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। 90 चौके 360 तो वही बन गया पाई आर स्क्वेयर बटा 4। तो ये देखिए क्या हो गया, 1/4 पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपकी 7 हो गई, कट गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 11 7 77/2 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये है राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये 9th लेवल का क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। अरे ऊंचाई आपकी कितनी है h, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और हम बात कर रहे हैं बेलन के आयतन की। यहाँ बस कंडीशन क्या है कि आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि पाई आर स्क्वेयर h होता है। तो ये हो जाएगा 22/7, आर स्क्वेयर का मतलब 5 गुणा 5 और h का मतलब हो गया 21, 7 तिया 21 और इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 25 और 25 तिया 75 और 75 को आप 22 से जब गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150 और भाई 150 यहाँ आ जाएगा तो 1650 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन 13th चैप्टर से ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं भाई, अब हम आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। त्रिज्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े लेंथी हैं, अदरवाइज पेपर बिल्कुल जो सैम्पल पेपर है मैं इसे ईजीएस्ट कहूँगी। अब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। भाई गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 8। तो अब आप इसको कर लीजिएगा 4/3, पाई भी रख सकते हो। देखो मैं बताऊँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, ध्यान देना मेरी बात पे। तो 4 गुणा पाई गुणा 512/3, 3 से ये कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 1 6 और 2 8। तो आप सिंपल 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2048/3 पाई घन सेंटीमीटर अपना आंसर आप लिख सकते हो। बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि आप 22/7 लगाओगे, गुणा करोगे। 1 नंबर में इतना लंबा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पाई की वैल्यू को एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट एज इट इज़ रख सकते हो बिना वैल्यू को रखे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में बदला गया है। भाई ये गोला है, गोले को मेल्ट कर दिया, जो लोहा धातु हमें मिली उससे हमने एक बेलन बना दिया। क्लियर, उससे हमने एक बेलन बना दिया। तो ये हमारा जो इसका आयतन आ जाएगा, दोनों फिगर का जो आयतन होगा, दोनों फिगर की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। तो यहाँ खास बात क्या है, उसी कंडीशन को हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 35 में कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है किसके आयतन के हो जाएगा, बेलन के आयतन के। और यहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। हमने हर क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़ना है और उसी की पॉइंट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गोले का आयतन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ये मैंने अलग अलग नोटेशन यूज़ की है। आर के लिए ये मैंने गोले की त्रिज्या लगाई है और ये बेलन की। अब देखो भाई ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो गया। गोले की जो त्रिज्या है वो 4 है, तो इसके प्लेस पर तो हम 4 पुट करेंगे, 4 × 4 क्यूब बाय 3, ध्यान देंगे। और जो बेलन की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसके प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे इंटू एच। फास्ट कैलकुलेशन हमने करनी है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो 2 दूनी 4 से 4 कट गया और 4 चौक 16 चौकू 64/3 बराबर एच आ गया। यानी बेलन की जो हाइट आ रही है वो ये आ रही है 64/3 सेंटीमीटर। अब ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 36, बेहद आसान। प्रायिकता से उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ध्यान से देखेंगे।
उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या निकलेगी, कुछ भी नहीं। और मैथ्स में अगर हम कुछ भी नहीं की बात कर रहे हैं तो हम जीरो की बात कर रहे हैं, तो घटना की प्रायिकता तो जीरो हो जाएगी। लेकिन आगे एक पार्ट और है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। जिस घटना की प्रायिकता जीरो होती है वो हमारी असंभव घटना कहलाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आगे के क्वेश्चन मैं अब आपको फटाफट से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 मैं बोलती जा रही हूँ, साथ में सॉल्व करती जाऊंगी। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जो मैंने बोला है उसे आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके हैं 3/4, -1.3, 17% और 0.5। और ये मैं रिवीजन वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, नेगेटिव नहीं होती है। आपका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो अब कई बच्चे 17% को देखकर सोच रहे होंगे कि ये भी 1 से बड़ा है, बट दिस इज परसेंट, और परसेंटेज को जब आप हटाते हो तो नीचे 100 आ जाता है, 0.17, तो 1 से कम आ गया, ये भी 1 से कम आ गया, और इसको दशमलव में बदलोगे तो 0.75, ये भी 1 से कम आ गया। तो जो ये ऋणात्मक है ना, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 भी वर्बल है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब आप पासे को फेंकते हो तो कुल परिणाम 6 आते हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट को। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताएं। जब हम पासे को फेंकते हैं तो आपके कुल परिणाम 6 आते हैं, और उनमें जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 3 और 5, जिनकी गिनती कितनी होती है? 3। तो बेटा जी अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 3/6, यानी कि 1/2। तो ये 2 क्वेश्चन ये थे। क्वेश्चन नंबर 39 में माध्य ज्ञात करना है, जो कि थोड़ा सा लंबा है 1 नंबर के अकॉर्डिंग। इतना लंबा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन भाई आप इसको, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, जो कि आपका क्या है? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और भाई 16 से 20। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका लंबा पड़ जाता है। और आपकी जो बारंबारता है वो है, ये आपकी बारंबारता है जिसे मैं FI लिख देती हूँ, 5, 4 और भाई 5, 2, 4। और क्वेश्चन क्या है? निम्न सारणी का माध्य क्या है? तो माध्य के लिए हमने क्या बताया था? इनका मध्य बिंदु निकालना है, जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। XI तो 0 से 4 का आधा 2, इनमें कितने का फर्क है? 6 का। तो कितने का? 4 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 6, 10, 6, 4, 2, 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 4 18। ठीक है भाई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ FI XI करेंगे। 5 दूनी 10, 4 6 24, 10 5 50, 14 दूनी 28 और 18 चौक 72। और अब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका सिग्मा FI XI। 8 और 2 10 और 4 14, 1 7 और 1 8, 2 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। और इन आंकड़ों को भी जोड़ दीजिए। 4 और 2 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20। तो जो आपका माध्य आएगा, वहाँ आपने इतना सारा नहीं लिखना है, फास्टेस्ट कैलकुलेशन करनी है। ये तो मैं आपको बार बार रिवाइज कराने के लिए सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI 184/20 आ जाएगा। 2 पे काट लीजिए 10, 2 × 18, 2 दूनी 4, 92/10। इसका फ़ायदा क्या है? ये 9.2 आपका माध्य आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। और हमारे इस सेकंड पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में, क्वेश्चन नंबर 40। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। कोई गेंदबाज है और जिसने पहले मैच में 3 विकेट लिए, दूसरे में 5, तीसरे में 2, फिर 1 2 0 5 1 2 4
और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप ज़्यादा करो तो इसको ऐसे कर लो विकेट, और यहाँ बना लो इन विकेट की बारंबारता। वैसे तो ये वर्बल ही है, तो 0 विकेट लिए हैं उसने, 1 2 3 4 और 5। 0 विकेट कितनी बार लिए हैं? 1 बार। 1 विकेट कितनी बार लिया है? 2 बार। 2 विकेट कितनी बार लिए हैं? 3 बार। 3 विकेट कितनी बार लिया है? 1 बार। 4 विकेट कितनी बार लिया है? 1 बार। और 5 विकेट कितनी बार लिए हैं? 2 बार। 2 और 3 3 6 7 8 और 2 10। तो सबसे अधिक बार जो विकेट उसने लिए हैं, सबसे अधिक बार, वो ये है 2 विकेट 3 बार लिए हैं। ये कंफ्यूजन मत कर देना 2 और 3 का। 2 विकेट 3 बार लिए हैं, अधिकतम बार लिए हैं, तो जो आपका बहुलक है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर पार्ट 2, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने जारी किया था। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। If you really like my lectures, please share with your maximum friends. Subscribe my channel. Thank you.